हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टडी इन प्रयागराज में। मेरा नाम है राज और हम जैसा कि आप सभी से वादा किए थे कल कि हम आप सभी को 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताब से आपको ज्योग्राफी की क्लास कराएंगे। दोस्तों, डेली का सेशन होगा जो 20 से 25 मिनट का होगा, जिसमें 1 से 2 चैप्टर हम डेली इसमें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देने वाले हैं, जो कि आपकी यूपीएससी, पीसीएस और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी से या कोई भी रेलवे एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार होंगे। तो देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा इस समय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा 6 की किताबें हैं। इन्हीं से हम आज शुरू करेंगे। तो क्लास 6 की भूगोल की पुस्तक है ये, पृथ्वी हमारा आवास। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी पहला रहेगा चैप्टर। उसके बाद ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर इस तरह पढ़ाएंगे, कितनी संख्या होती है, किसे अक्षांश कहते हैं, किसे देशांतर कहते हैं, किसे जो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब जो आप सुनते आ रहे हैं अब तक की, हम सब कंफर्म कर देंगे आपका। थर्ड रहेगा हमारा पृथ्वी की गतियाँ। फोर्थ रहेगा मानचित्र विद मैप। हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे मैप से समझाएंगे आपको, और हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। पांचवा रहेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि आपका क्षोभ मंडल और आयन मंडल, मध्य मंडल, ये क्या क्या होता है, स्थल मंडल, ये सब के बारे में बताएंगे। किसकी कितना ऊंचाई होती है, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, और किस में कौन से क्षोभ मंडल में क्या होता है, सब अलग अलग हम आपको बताने वाले हैं। छठा रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। फिर हमारा देश भारत रहेगा। भारत के बारे में एक छोटी सी जानकारी रहेगी, आपको देंगे। भारत में क्या, कहाँ, कैसे, कब है, यहाँ की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी भी हैं, जैसे इस तरह हम बताने वाले हैं आपको। फिर अगला रहेगा, अब आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 1, सौरमंडल में पृथ्वी। यानी कि हम पृथ्वी पर हैं, सौरमंडल में बहुत सारे उपग्रह हैं, ग्रह हैं, तो वैसे हमारी पृथ्वी भी है उन्हीं में से एक। तो हम सबसे पहले सौरमंडल में पृथ्वी की आज शुरुआत करेंगे। इसमें बेसिकली भारत का भूगोल ही है, कुछ सौरमंडल से रिलेटेड भी है। आगे चल के हम इनका डिफिनीसन अलग अलग देंगे और अलग अलग तरीके से इनको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक लाइन दोस्तों हम कंफर्म करने वाले हैं एनसीईआरटी से। आपको किसी भी बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एनसीईआरटी नहीं लेनी है, कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं। आगे चल के हम स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताएंगे भी आपको। तो देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकती। जैसे हम छोटे थे तो देखते थे कि हमारे आकाश में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, कि ग्रह उपग्रह के बारे में हमें नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो हम यही जानते थे कि तारा है तारा। जैसे घर वाले बताते थे कि देखो तारा निकला है, देखो चाँद निकला है, तो हमें इनका नॉलेज नहीं होता था कि ये हैं आखिर क्या और क्यों हैं। उसके बाद फिर हम इनकी गणना तो कर नहीं सकते, क्योंकि असंख्य हैं ये। संपूर्ण आकाश पृथ्वी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिससे कुछ चमकीले होते हैं, जिसमें कुछ और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, इस तरह चमकता है और टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये बिना किसी टिमटाहट के चंद्रमा जैसे चमकता है, तो ये टिमटिमाता नहीं है लेकिन चमकता है। अब हमें जानना होगा कि क्यों चमकता है। तो चमकने के पीछे राज है इसका, क्योंकि चंद्रमा है, ये सूर्य से कुछ प्रकाश जो है पाता है, इसलिए चमकता है। इस तरह से और भी देखें तो इन चमकीली वस्तुओं के पास आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब चंद्रमा हम कभी पूरब में देखते हैं, कभी पश्चिम में देखते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि ये भी चलता है, आप जान ही रहे हैं कि पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, और ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता भी है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जब आपको विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको सारी जानकारी ये देंगे। अभी तो क्लास 6 की है, बिल्कुल बेस्ड है, यहाँ से आपको समझना है कि हाँ कैसे कैसे है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं से कवर होने वाली हैं आपकी। और इस तरह आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं, 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, आप इन चीज़ों को जान रहे हैं।
ऐसी रात में इनको हम अलग अलग डिफिनीशन भी इनका देंगे आगे चल के, पेशेंस बनाए रखें आप लोग बस। हम सारी जानकारी, जियोग्राफी आपको कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना हम आपका कवर अप करेंगे इनमें से। तो ऐसी रात अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा और इन सभी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं? कि ऐसा जब हम सूर्य निकल जाता है, दिन में उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता, तो वो सारी चमकीली चीज़ें या टिमटिमाने वाली जो भी हैं ग्रह उपग्रह, वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? इसलिए कि सूर्य के प्रकाश के आगे उनका प्रकाश धीमा पड़ जाता है और हमारी पृथ्वी घूम भी रही है। इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। वही हमने बताया आपको कि सूर्य के आगे हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। फिर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड हैं, वो सब खगोलीय पिंड हैं, यानी कि हमारे सौरमंडल में पाई जाने वाली पिंड हैं ये खगोलीय, जिसको हम नाम देते हैं अलग अलग उपग्रह, ग्रह, इन सब नामों से इनको हम जानते हैं। और सबका अलग अलग अपना अपना महत्व भी है, जो कि हम आगे बताएंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है इनका, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एम वर्ग का तारा है दोस्तों, एम वर्ग का तारा होता है सूर्य। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एम वर्ग और जी वर्ग ये कैसे आते हैं, किस में आते हैं। ये तो बहुत ही अंदर का भूगोल हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद फिर और देखते हैं हम, इसमें एक चीज़ और है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है आओ करके सीखें। आओ करके सीखें का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चों के लिए होता है कि कागज़ का एक वृत्त बनाना है, उसमें सुई डालना है, फिर उसको एक तिरछा रख देना है, जैसे हमारा 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी है, इस तरह से उसको रख के ये बताया जाता है बच्चों को। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, जो हम रहेगा इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हम आपको बताएंगे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे देखिए अब आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ऐसे ऐसे आप लोग समझते जाइए क्या क्या है। उसके बाद हम आगे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा, इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम आपको एक पेज में अलग से पढ़ा भी देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर यानी पृथ्वी के सामान है। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से। उसमें से कुछ इसके पास और चंद्रमा, जिसमें से एक चंद्रमा भी है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उस सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, यानी सूर्य ही मुखिया है इनका। सूर्य ही सबको प्रकाश प्रोवाइड कराता है। इसके बगल में देखिए ये भी कुछ अलग अलग जो है हाईलाइटेड किए पॉइंट्स होते हैं। जैसे पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। अब पूछ सकता है आपसे कि पुरानी रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता था, या बहुत पहले ये पूछा जा सकता है कि हज़ारों लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को क्या कहा जाता था। उसमें दे दिया ऑप्शन 4, तो उसमें सोल कहा जाता था। जो सौर शब्द है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। यानी सूर्य ये इन्हीं के नाम से पड़ा है, सौरमंडल सूर्य के नाम से। इसका मुखिया सूर्य ही है संपूर्ण सौरमंडल का। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। अब ये कहता है कि इसका प्रयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, यानी कि आपको लिखना होगा। ये तो वही चीज़ है कि ये बताता है कि इसको लेके जब कुछ लिखेंगे, कुछ उदाहरण देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वही है कि बच्चों के लिए ये होता है, इसमें आपको केवल समझना है, जो ज़रूरत है वो हम आपको बताते रहेंगे। सौरमंडल, अब सौरमंडल तो आप जान ही रहे हैं, पढ़ भी चुके होंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। ये हमने आपको बता दिया अभी। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, शब्द की उत्पत्ति, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब इसमें देख लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम किसी एक भाषा में करते हैं अक्सर वह दूसरी भाषाओं से लिए जा सकते हैं या लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अब यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। इतनी जानकारी आपको मिली कि ये ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी का विवरण।
यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। जी शब्द जिसका अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी एवं ग्राफिया से बना हो, पृथ्वी और लिखना से बना होता है, यानी कि पृथ्वी के बारे में कुछ लिखा गया, वही है जियोग्राफी कुल मिला के। आइए इसके संबंध में और अधिक जान लेते हैं हम। अब इसमें देखते हैं सूर्य। सूर्य देख लेते हैं, सूर्य के बारे में क्या कहता है ये। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये तो हमने बताया ही, मुखिया है तो स्थिर रहेगा, बीच में रहेगा। उसके अलावा यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गर्म नहीं होता तो इतना प्रकाश कैसे देता, हमारे कपड़े कैसे सूखते। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं की जा करते। अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि इतना दूर स्थित है। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। क्योंकि ये नज़दीक तो है पृथ्वी के, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अब देखिए, जैसे इसमें बताया था हमने कि जियोलॉजी और जियोमेटल्स और जियोआइड क्या है, जैसे जियोग्राफी के बारे में जो बताया, ये सब देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें यह है कि जियोलॉजी अगर लगाएंगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, और जियो मेटल लगाएंगे, मैट्रिया, तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी का मापन, और जियोआइड लगाएंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएंगे। यानी कि जियो का शब्द है पृथ्वी, उसके बाद लॉजी का है, इसका अध्ययन करेंगे तो जियोलॉजी कह देंगे, जियोमेट्रिया कह देंगे तो पृथ्वी का मापन कह देंगे, यानी मैट्रिया, और उसके बाद फिर जियोआइड कह देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि इसके आकार का अध्ययन करेंगे इसमें, जियोआइड में। चलिए फिर देख लेते हैं आगे। ग्रह। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपच्यून। हम इनको हिंदी में याद करना सिखाते हैं आज आपको। इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे कुछ होते हैं आंतरिक ग्रह और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं, तो सबसे पहले इनका पहला पहला अक्षर याद कर लीजिए। जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम। शनि अरुण वरुण है, ये यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून वरुण। तो हमने याद किया है, सबसे पहले बुध होता है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो बुध प्रिम, ये आंतरिक ग्रह है आपका। बुध और प्रिम ये आपका इंटरनल ग्रह है। उसके बाद जो है पट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो होता है वृष अव, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या यूरेनस, नेपच्यून कह सकते हैं आप। तो बुधप्रिम, वृष अव, बुधप्रिम और वृष अव, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह आप याद कर सकते हैं। आपको याद भी इसमें से हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में मंडल जो है पट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं ग्रहों के नाम चाहें तो, और चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से, इसलिए हम लोग हिंदी में याद करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों हम और अच्छे से याद करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा और जब बेहतर करेंगे इसमें तो और समझ में आएगा आपको, इसलिए परेशान ना हो आप लोग, और अच्छे से हम इनको याद कराएंगे आपको आगे। तो सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सारे दीर्घवृत्ताकार एवं फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी कक्षा जहाँ पे उपग्रह है ये सब कक्षा कहलाते हैं। सबकी अपनी अपनी एक कक्षा है, यानी कि जैसे हमारा अपना अपना मकान है, वैसे उनका अपना अपना एक कक्षा है जहाँ वो चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। अब कभी कभी पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि बुध सबसे कम समय किसको लगता है, यानी कि जो नज़दीक रहेगा उसे सबसे कम समय लगेगा, जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो बुध सबसे नज़दीक होने के नाते 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र पृथ्वी के समान, यानी कि कई सारी चीज़ें जो पृथ्वी से मैच करते हैं, इसलिए इसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो उसके बाद क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, आकार और आकृति पृथ्वी के समान होने के नाते इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो
एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 में खोजा गया था, प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को बौने ग्रह, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसका मतलब ये था कि ये जो कक्षाएं हैं उसमें ये सही तरीके से नहीं चल रहा थी, बार बार कक्षाएं बदल रहा था, इसलिए इसे जो है बौना ग्रह कहा गया। इसे उस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो फिर आगे हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। यहाँ तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, पृथ्वी क्या है, कैसे सूर्य है, कैसे चंद्रमा है। आगे इन्हीं के बारे में आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा, और इन्हीं के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। जैसे पृथ्वी में यहाँ 4 लाइन में ख़त्म कर दे रहा, तो यहाँ वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ना होगा कंपटीशन लेवल का। अभी तो 6 से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझना भी है। अब देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये तो याद हो गया आपको। जैसे बुध सुप्रीम हमने याद कराया था, तो बुध शुक्र प्रीम यानी कि पृथ्वी, फिर मंगल चौथा, वहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे याद भी कर सकते हैं। और आकार में यह 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा है ये। और सबसे बड़ा ग्रह कौन आकार में? आपका बृहस्पति है। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आभ कहा जाता है, यानी कि भू आभ कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है, इस तरह से। अब यहाँ से आपको लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और कहाँ कहाँ किसका पोजीशन है अलग अलग, इसको हम आगे जानकारी देंगे, परेशान ना हो, अभी हम इन चीज़ों को आपको बताएंगे बहुत विस्तृत तरीके से। आगे देख लेते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो ना तो बहुत ठंडी है ना बहुत गर्म है, यानी कि हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं पृथ्वी पर, इसलिए हम यहाँ हैं, यहाँ जीवन है। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2/3 यानी कि आप देखे होंगे 71% यहाँ पे क्या है? जल है। तो इसलिए चंद्रमा से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे नीली दिखाई देती है पृथ्वी, क्योंकि परावर्तन होता है पानी का आकाश से, आकाश नीला होने की वजह से नीला जल हमें दिखाई देता है। उन जल का आकार जल का कलर नीला नहीं है, लेकिन हमें आकाश से परावर्तन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष देखने पर नीले रंग का दिखाई पड़ता, हमने बता दिया आपको। उसके बाद और भी देख लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये भी देख लीजिए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद इतना समय लगता है, हमारा 8 मिनट टाइम लग जाता है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 होने का मतलब है कि अगर पृथ्वी 4 है तो चंद्रमा 1 है, यानी पृथ्वी अगर 100 है टोटल मान लीजिए, तो उसमें से 25 भाग चंद्रमा है। फिर अगेन देखते हैं, इसका इतना प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, इतनी दूरी पर स्थित है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कितना दूर। इसमें कुछ देखिए रॉकेट प्रक्षेपण के लिए कुछ फिगर्स भी दिए गए हैं, कैसे पृथ्वी पर गिरता है, कैसे उपग्रह कक्षा में प्रवेश करता है, तो कैसे कैसे आगे जाता है। उपग्रह की बात कर लेते हैं हम कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे अलग अलग आपको हम आगे बताएंगे कि ग्रह भी हैं अलग अलग, इनको अलग अलग नामों से जो है अलग अलग नामों की संज्ञा दी गई है। मौसम के बारे में जानकारी देना और नेटवर्किंग के बारे में IT सेक्टर में क्या क्या लगाए गए हैं। कुछ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारे अलग अलग उपग्रह जो है इस समय प्रक्षेपित किए गए हैं,
और कुछ हमारे मानसून से संबंधित भी उपग्रह हैं जो जानकारी देते हैं कब कौन सी मौसम, कौन सा जलवायु बदल रही है, कैसे क्या होगा, इसमें भी हम आगे आपको बताएंगे। तो इसमें इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जब स्थापित कर दिया जाएगा तभी हमें जानकारी मिलेगी, वहाँ से हमें जानकारियाँ भेजता रहेगा, हम यहाँ से अपना जानकारी लेते रहेंगे। बड़ी बड़ी ऑफिसें भी बनाई गई, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, ये सब ग्रह ये प्रक्षेपित करते हैं। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, अब जान लीजिए यहीं पे भारतीय उपग्रह का नाम। कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इसमें है आपका इनसेट एक उपग्रह है, IRS, एडुसैट, ये उपग्रह हैं। तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी तो आपको जानकारी दे रहे हैं मोटी मोटी ऐसे पढ़ा के, उसके बाद हम इन्हीं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी देंगे। जैसे जैसे क्लास आपकी अपडेट होती जाएगी और जैसे जैसे आपका चैप्टर बदलता जाएगा, चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि वही ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत तो सारी चीज़ों की है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देख लेते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है, यानी 27 दिन में पूरा करता है। तो यही चंद्रमा का चक्कर पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो समय लगता है, इसी को हम कहेंगे आगे अमावस्या और पूर्णिमा। उसका इसी से लेना देना है, कब कौन चक्कर लगाता है, कब कृष्ण पक्ष आता है, कब शुक्ल पक्ष आता है, आप लोग कैलेंडर में भी देखते होंगे। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको आगे देंगे। जियोग्राफी पढ़ने का मतलब आप बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, बहुत सारे ग्रहों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हम आपको बताएंगे आगे चल के। उसके बाद देख लेते हैं, इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है, यानी कि अपने अक्ष पे पूरा चक्कर लगाते हुए उतने ही समय में ये पृथ्वी का चक्कर भी लगा देती है। क्या, कौन? चंद्रमा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जब कम चंद्रमा दिखाई देता है तो उसमें छाया की वजह से ही ऐसा दिखाई देता है। अब क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं, क्या है क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह है तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमने आपको अभी बताया जब बुध बृहस्पति, तो उसी के बीच जो है, जिसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह, उसी के बीच में ही तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। जैसे बुध आंतरिक ग्रह बताए, बृहस्पति यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हैं। तो उन्हीं के बीच में, जो मंगल और पृथ्वी के बीच में ही ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के द्वारा टूटकर अलग होते हैं। अब हम आपको और बताएंगे, जैसे बिग बैंग सिद्धांत आपने सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, हम उसके बारे में भी जानकारी बताएंगे। उसमें क्या है, उसे विस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के। अभी तो हम समझ रहे हैं मोटा मोटा कि क्या, कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा चीज़ है और क्यों है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आगे समझाएंगे आपको। अब देख लेते हैं, अभी हमने देखा क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रह क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है। अब देख लेते हैं उल्कापिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, यानी कि ये लगता है कि पृथ्वी गिर जाएंगी। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप जैसे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि उल्कापिंड जैसे लगता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं छोटे से, तो लगता है चमकता हुआ तारा बहुत तेज़ सूं करके गया, जलता हुआ दिखाई दिया। तो लोग कहते हैं कि किसी की आत्मा जा रही है। वो आत्मा नहीं होती है, एक्चुअली वो होते उल्कापिंड ही हैं। तो अभी हम छोटे रहते हैं तो हमें जानकारी नहीं रहती, जो लोग बता देते हैं वही हम समझते हैं। उसके बाद देखते हैं, कभी कभी ये उल्कापिंड नज़दीक जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया के दौरान घर्षण होने के कारण ये जल जाते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। अब एक झील है आपकी महाराष्ट्र में, उस झील का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हम आगे आपको बताएंगे कि वो झील इसीलिए बनी है क्योंकि उस पर एक उल्कापिंड गिरी थी, बताते हैं ऐसा लोग, बहुत पहले, महाराष्ट्र में है। शायद अगर किसी को आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे हम भी। फिर देखते हैं क्या
क्या आपको लगता है कि तारे खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी सफ़ेद एक चमकदार रास्ते को देखा है क्या आपने? ऐसा लगता है ना कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी को आप देखे होंगे, चमकदार रास्ता जो जिसे आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे। बहुत आपने देखा होगा, घर में बुजुर्ग लोग बताते भी हैं कि उसमें बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे तारे हैं जो चमकता दिखाई देता। कभी कभी गर्मी के दिनों में हमने देखा होगा, खुले मौसम जब साफ़ रहता है तब हमें दिखाई देगा, या आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं गर्मी के मौसम में। तो उसके आकाश गंगा है, सौर उस वही उसी पट्टी को ही आकाश गंगा बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह एक बहती नदी से की गई है, यानी कि एक नदी के समान बहता हुआ आकाश बताते हैं इसको, आकाश में एक बहती हुई नदी के समान है आकाश गंगा। ऐसा कहते हैं इसलिए क्योंकि तारों का समूह है, एक पट्टी की तरह है, तो लगता है कि जैसे नदी कोई बह रही हो। आकाश गंगा करोड़ों तारों एवं बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसका आकार अभी तक कोई पता नहीं कर पाया कितने बड़ा है। हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम सभी, यानी कि जैसे यहाँ देखिए बहुत अच्छा दिया गया है। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा हो गई आपकी, उसके बाद सौर मंडल हो गया, फिर पृथ्वी हो गई, और फिर पृथ्वी पर हम हो गए। तो जीवन हमारा तो बहुत छोटा है। ये तो ब्रह्मांड का कुछ अता पता है नहीं, अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। फिर आकाश गंगा, यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं, आकाश गंगा है। आकाश गंगा में ही सौर मंडल है, सौर मंडल में ही पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम हैं। तो इस तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो सब पृथ्वी पर ही कर रहे हैं। एक छोटे जीव हैं हम पृथ्वी के। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यही बता रहा है सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस तथ्य पर विचार कीजिए कि लाखों आकाश गंगाएँ मौजूद हैं। अब आकाश गंगा बहुत होगी, इधर उधर सब सारी जगह पे आकाश गंगा होगी, बहुत आकाश गंगाएँ होंगी इस तरह अलग अलग। तो इस पर हम देख सकते हैं कि हमारा अपना चित्र में आपका स्थान कहाँ है, यानी कि हम कहाँ हैं। हम तो बिल्कुल उस मच्छर के समान है, जैसे हमारे घर में मच्छर उड़ रहा हो किसी कोने में, उस तरह हम ब्रह्मांड में एक मच्छर के समान हमारा जीवन है, किसी कोने में है। तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन एक और चला गया, आगे बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब इसका संक्षेप में उत्तर देने के लिए बताया है। हम उत्तर आपको बताएंगे इसका संक्षेप में। लास्ट टाइम जब ये चैप्टर समाप्त करेंगे 2 चैप्टर, उसके बाद हम आपका 2-2 चैप्टर करके क्वेश्चन आंसर जितने डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं उसको भी हम एक नोट्स में बना के और हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे भी हम आपको। ऑब्जेक्टिव है, हम इसे देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, शुक्र को जानते हैं। इसी को कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसकी पृथ्वी के समान हैं, आकार वगैरह। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? अब हमने आपको बताया अभी, बुस्सु प्रिम, यानी कि यही उसके बाद क्षोभ पट्टियाँ, उसके बाद फिर क्या है, ब्रिस आओ। दोस्तों अभी थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, आगे हम सुधार करेंगे इसमें, आप लोग अभी समझ लीजिए। बुस्सु प्रिम यानी कि ये इंटरनल ग्रह हो गई ये, और ये बाह्य ग्रह हो गए, ये आंतरिक हो गए, ये बाहर हो गए। अब इसमें पूछ रहा तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? ये जब पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये तीसरा हो गया। तो पृथ्वी यानी कि तीसरा ग्रह हो गया, तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार लगाते हैं, हमने आपको बता ही दिया पहले ही, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। जिस दीर्घवृत्ताकार में आपका प्लूटो नहीं आ रहा था, इसलिए उसे 2006 में IAU के मीटिंग करके उसे निकाल दिया गया, उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि वो दीर्घवृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता था, उसकी कक्षाएं बदलती रहती थी। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा क्या होता है, एक हम बताएंगे आगे चल के ये ध्रुव तारा क्या होता है। अभी भी हम लोग देखते हैं सुकौआ क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ये गांव के लोग बताते रहते हैं। तो एक्चुअली ये उपग्रह हैं और ये कुछ है नहीं, ये तारा है, एक उपग्रह है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? दोस्तों अगर जो भी जानकारियाँ समझ में नहीं आ रही होंगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में,
हम आपको जानकारी आपसे लेके क्या क्या समस्याएं हैं उसके बाद हम आपको इस पे दोबारा क्लास करेंगे जब, तो उसमें हम आपको इसे कवर अप कर देंगे। अब हमारा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9455, सॉरी ये नंबर नहीं है, नंबर हम आपको दे रहे हैं। नंबर हमारा है 9451533008, 9451533008। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ आपको समझ में नहीं आई, क्या क्या और हमें और जानकारियाँ आपको देनी है। तो देख लीजिए किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, तो वही हुआ मंगल और पृथ्वी, हमने बता ही दिया आपको पहले ही। अब यहाँ खाली स्थान भरने को कह रहा है, इसमें देख रहा है कि जैसे का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि ग्रहों का एक समूह या तारों का एक समूह होगा, यहाँ तारों होगा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया आपको जब तारे हैं जो निकल बाहर दिखाई दे रहे हैं उसी को तो बताते हैं कि हाँ ये तारों का समूह है, और यही इसी को आकाशगंगा कहते हैं, जो नदियों के समान डिस्कस किया गया है, बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला हम, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, ऊपर दिया ही है, सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन सा पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, बुध-सुप्रीम, यानी कि शुक्र पृथ्वी के करीब है और मंगल पृथ्वी के करीब, यानी बुध-सुप्रीम हमने आपको बताया। जब हमने आपको बताया बुध और प्रिम, तो इसका मतलब है शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। अब यहाँ अगर मंगल भी सही हो सकता है और शुक्र भी सही होता है, इसके सबसे नज़दीक कौन है, तो यहाँ पे शुक्र सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की तरफ से ही हम देखेंगे। अब सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक कौन है, हमने आपको पहले बताया बुध शुक्र पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी आपकी तीसरी सबसे नज़दीक ग्रह है, तीसरा। आगे देखते हैं, ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा अपनी ऊष्मा होता है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश तथा अपना ऊष्मा होता है, तथा प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, यानी कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सॉरी देखिए इसमें आपका, इसमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता ग्रहों का, ये सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से चमकते हैं। तो दोस्तों एक चैप्टर अभी हमने पूरा किया, और कैसा लगा आपको ये सेशन आप ज़रूर बताइएगा। देखिए एक लास्ट में एक और वो है पेज जो इसमें दिखाया गया है, पश्चिम कौन सा है, कौन पूरब है, और उसके बाद कौन कौन से इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनियम यूरेनस नेपच्यून, तो यानी कि इसी को हम अरुण वरुण कहते हैं। तो आप इसी तरह से याद कर सकते हैं आप। अब इसी में 6 पट्टियाँ पाई जाती हैं, इसी में जो हम अभी रेड कर रहे हैं, इसी में बुध वृष और इसी के बीच में 6 पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों क्लास तो पूरी हो गई है, एक चैप्टर हमने पूरा भी कर दिया है, समय हो गया है। अब जो है अब आपको कैसी जानकारी लग रही है आप ज़रूर हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर तथा लाइक करना ना भूलिए। और अगर हम आगे से और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली कक्षा है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आगे चल के हम इसे और शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब किताबें तो पूरी पढ़ाएंगे आपको, बस शॉर्ट करेंगे, थोड़ा डिफिनीसन इनकी सही तरीके से देंगे और सही जानकारियाँ उपलब्ध भी कराएंगे आपको। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू।